हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज हम वर्क एंड एनर्जी जो क्लास 9th का चैप्टर 11th है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम सारी वो चीजें डिस्कस कर लेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। यानी कि एक बेहतरीन वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी और शानदार नोट्स होंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है। सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी, उसके बाद पावर, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद इंटरकन्वर्जेशन ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ सब टॉपिक हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वर्क क्या होता है। हम जब बात करते हैं वर्क की, हमने कुछ काम किया कि नहीं किया। ठीक है, तो जस्ट सपोज आपसे कोई बोले कि आप एक काम करो, ये बॉक्स उठाओ, कोई बड़ा सा बॉक्स दे दे, उसको सर पे रख लो और 2 घंटे धूप में खड़े रहो। तो आपसे कोई बोलेगा कि आपने काम किया, तो आपको तो लगेगा कि भाई हमने तो सर पे रखा था, जाहिर सी बात है हमारे हाथ पैर सब दुखने लगे, तो कुछ ना कुछ काम तो किया होगा। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं। काम होता क्या है, कोई भी वर्क क्या होता है। सो वर्क क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस हो, तो किसे क्या बोलते हैं, हम वर्क बोलते हैं। यानी कि वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो वर्क होता है, फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपने कोई भी फोर्स लगाया और फोर्स की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है नहीं, यानी कि उसमें वर्क क्या है, जीरो है। हमेशा फोर्स लगाओ और फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हो तभी वर्क की वैल्यू होगी, अदरवाइज कोई भी वर्क की वैल्यू नहीं होगी। यानी कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, उसके बाद यहां पे देखो एक बॉडी है, यहां पे जैसे यही बॉडी है एग्जैक्टली यहां तक पहुंच चुकी है। तो पहले इसने फोर्स लगाया गया, तो जब फोर्स लगाया तो यहां पे थी, उसके बाद ये इस फोर्स की वजह से इसने एस डिस्प्लेसमेंट करके यहां पहुंच गई। यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें जो वर्क होगा, ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन। पहले यहां थी और अब कहां पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। तो इसमें कितना वर्क हुआ, तो क्या हो जाएगा, वर्क सीधा क्या लिख सकते हो आप, एफ इंटू एस। जो भी एफ की वैल्यू है, जो भी एस की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। सो वर्क किस पे डिपेंड करेगा, तो वर्क 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो कि जो फोर्स आपने लगाया है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है, और दूसरा होगा कि उस फोर्स के लगाने से बॉडी कितने मीटर मूव करी है और किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। अगर बॉडी ने फोर्स की डायरेक्शन मूव कुछ भी नहीं किया है, उस कंडीशन में आपका जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क। जो वर्क की ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है, जूल। किसकी, वर्क की एसआई यूनिट। अब आपको मालूम चल गया कि भाई वर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। तो ये जूल आई कहां से होगी, आपने बोला कि भाई वर्क जो होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। यही होता है ना, फोर्स और डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी वाली, फोर्स के डायरेक्शन वाली। यानी कि आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये क्या है, वर्क है। तो वर्क क्या लिखा है आपने, जूल लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 जूल। और फोर्स क्या है आपका, 1 मीटर इंटू डिस्टेंस कितना, सॉरी फोर्स क्या है, 1 न्यूटन है, मीटर नहीं, सॉरी 1 न्यूटन। और डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर। तो यहां से जो 1 जूल होता है वो कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या बोला मैंने, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव किया, तो उस पे जो वर्क है वो कितना होगा, 1 जूल। So when a force of 1 Newton
moves a body through a distance 1 meter in its own direction, then the work done is 1 joule. यानी कि आपने इस बॉडी पे, जैसे ये बॉडी है, इस पे कितना फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, और 1 न्यूटन के फोर्स लगाने से इसने कितना मूवमेंट किया है 1 मीटर का, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन पे। तो इसमें जो वर्क हुआ वो कितना हुआ 1 जूल, यानी कि 1 जूल दैट इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है और नोट्स बहुत शानदार आपको मिलने वाले हैं। तो बस वीडियो को आखिरी तक आप देखते रहिए, बीच में स्किप कर दिया यानी कि फिर तो बेकार है, फिर आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप स्किप करते रहोगे तो आप सीखोगे कब। तो अगर आपको सीखना है तो पूरा का पूरा कंटेंट सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी कि फोर्स कितना है आपके पास, तो वो है 10 न्यूटन। ठीक है, यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मूव करता है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि s कितना है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो आप क्या लिखोगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो आपको वर्क ही तो बताना है, और वर्क क्या होता है, यहां से वर्क को आपने देखा कि W इज इक्वल टू क्या है F इंटू एस, और F क्या है 10, और S कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी सॉरी यहां पे आप देखो ये कितना है, ये है 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, और 10 टू दी पावर -2 का मतलब ये होता है कि नीचे आएगा तो ये +2 होगा, यानी 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 की पावर 2, और ये 10 और ये 10 मिलकर क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, और नीचे भी क्या है 10 की पावर 2, सब कुछ कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 जूल। सो आंसर कितना हो जाएगा 1 जूल। इसके बाद है फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट कितना मूव करता है 2.5 मीटर, तो यानी इस पे जो वर्क है वो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 250 जूल। सो ये क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। वर्क के लिए इन दोनों को क्या कर देना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां पे देखो अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अंडर एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, बॉडी कितनी है, मास कितना है 5 kg, अब देखो यहां पे मास गिवन है कितना 5 kg, और डिस्टेंस कितना मूव हुई है, ये हुई है 4 मीटर, एक्सेलरेशन इस पे कितना है 3 मीटर, और आपको क्या निकालना है वर्क। तो वर्क के लिए मैंने क्या बताया आपको, एक काम करो फोर्स को और डिस्टेंस को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स कितना है, फोर्स क्या होता है बेसिकली, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और ये है s, m कितना है आपका 5, a कितना है 3, और s कितना है 4। यहां से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60, तो 60 जूल क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे ये कोई ऐसे बॉय है जो एक कार्ट को पुल कर रहा है, यहां पे ऐसे रस्सी लगा के, यहां पे कोई बॉय है और क्या कर रहा है, ऐसे बड़ा सा बॉय है, यहां से कुछ एंगल पे क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, जो एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसने कवर करी है वो कितनी है 3 मीटर है, और जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है 100 न्यूटन। तो जब भी ऐसा हो तो आप जिससे एंगल बन रहा है उसको आप कंसीडर कर लो 100 कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 100 साइन थीटा, यही तो होगा। अब ये 100 कॉस थीटा जो है वो फोर्स इस पे लग रहा है डायरेक्शन पे, किसकी, मतलब जितना उसने डिस्प्लेस किया उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है 100 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वर्क कैलकुलेट करूं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करूंगा, फोर्स कितना है, फोर्स तो है कितना 100 कॉस थीटा,
यानी कि 100 cos थीटा कितना है 60, तो ये cos 60 इंटू डी, डी कितना है 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 100 cos 30, यानी 100 इंटू cos 30 कितना हो, सॉरी cos 60 है 30 नहीं, cos 60 कितना हो जाता है, तो cos 60 हो जाता है 1/2 इंटू 3। तो यहां से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ गया 50, और 53 से 150, 150 जूल क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे छोड़ दो तो वो नीचे आता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और इसे बोलते हैं हम वर्क, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अगर, तो अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, कम से कम उतना फोर्स तो चाहिए। अगर इसमें mg फोर्स नीचे लग रहा है, अगर हमको ऊपर ले जाना है तो कम से कम इससा इतना या इससे ज्यादा फोर्स तो हमें चाहिए, तभी तो ये ऊपर जाएगा। इससे ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। यानी कि mg इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा mgh। क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है, अगर बात करें कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता क्या है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना भी वेट हो, वेट मैंने क्या बताया था, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, एंड वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू द बॉडी इज लिफ्टेड। यानी कि एक तो वेट ले लो और जितना वर्टिकल डिस्टेंस में उसको आपने उठाया है वो हाइट ले लो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, mgh आएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी क्या होती है, जब आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कहां से आती है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास आ जाती है। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो वर्क करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि जितना आप एनर्जी लगाओगे उतना ही आपको वर्क मिलके आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि मैंने आपको बताया क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क करने की क्षमता है। कोई भी वर्क आप कर रहे हो तो उसमें कितनी क्षमता लग रही है, कि जितनी आपके पास एनर्जी होगी उतना ही आप वो वर्क कर पाओगे। सो एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क है स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही क्या है, एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और एनर्जी अलग अलग फॉर्म में मिलती है, जैसे पोटेंशियल हो गया, काइनेटिक हो गया, लाइट हो गया, साउंड एनर्जी हो गया। तो एनर्जी के बहुत सारे क्या है, फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स में क्या होती है, एनर्जी मिलती है। यूनिट की बात करें तो एनर्जी की वही यूनिट होती है जो वर्क यूनिट होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया जितनी आपके पास एनर्जी है उतना ही आप वर्क कर पाओगे, यानी कि वर्क करने की क्षमता क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो जो यूनिट वर्क का है वही क्या है, एनर्जी का है। तो एनर्जी की यूनिट की बात करें तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सेम एज वर्क। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। और एक सीजीएस यूनिट होती है, वो आपको याद रखना है, अर्ग। ठीक है, जो एनर्जी या वर्क की सीजीएस यूनिट होती है वो अर्ग होती है, और एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और अगर रिलेशन की बात करें तो 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल भी गया। यहाँ पे क्या एसआई यूनिट क्या है, जूल है, और सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। और एक जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि भाई कहां से आया, तो आप बोल देना कि 1 जूल ले लो, और 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब जूल को हमें क्या करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तो 1 जूल ऐसे लिख दो आप। अब 1 न्यूटन में अगर इसको हम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 डाइन।
और मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और डाइन और सेंटीमीटर की क्या होता है, अर्ग हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ एनर्जी की यूनिट किसमें होती है, किलोवाट आवर में होती है। जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है उसमें जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में हो जाती है, किलोवाट आवर में। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर 1 किलोवाट आवर देखें तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल होगा, तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000। ठीक है, और आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है, किलोवाट, वॉट हो गया, और वॉट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जूल। और ये कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हीट में किलो कैलोरी या कैलोरी में भी एनर्जी होती है, तो याद रखना है 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये कैलोरी है, ये कैलोरी किसमें, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आप पढ़ोगे जब, थर्मल फिजिक्स में आप ये सारी यूनिट यूज होती हैं। ये थर्मल फिजिक्स में यूनिट होती है, यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है किलोवाट आवर, और ये नॉर्मल कन्वर्जन तो है ही एसआई और सीजीएस में। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। जो हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, तो ये सारी एनर्जी हमें ये कन्वर्जन याद करना पड़ता है। उसके बाद हम पावर की बात करें, पावर होता क्या है, तो पावर सिंपली क्या होता है, जिस रेट से हम वर्क करते हैं या जिस रेट से एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है, जिस रेट से एनर्जी हमारी रिलीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पावर, यानी कि वर्क डन बाय टाइम टेकन दैट इज व्हाट, पावर। यानी कि पावर इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर भी क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर में तीनों के तीनों क्वांटिटी क्या है, जो क्या है, स्केलर है। उसके बाद यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। आपने देखा भी होगा मार्केट में भी, जो आप बल्ब खरीदने जाते हो तो बोलते हो 2 वाट, 4 वाट, 5 वाट, 10 वाट, ऐसे बल्ब आते हैं। तो जो पावर की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। अब वॉट होता क्या है, तो अगर देखो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, वर्क बाई टाइम, और वर्क क्या होता है, बेसिकली एनर्जी होती है। तो यहाँ पे अगर 1 वॉट आप लिखो, वर्क की जगह 1 जूल लिखो, और टाइम की जगह 1 सेकेंड लिखो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 वॉट की डेफिनेशन। तो 1 वॉट क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड अगर आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, पावर 1 वॉट। तो यहाँ पे आप देखो 1 वॉट दैट इज 1 जूल बाई 1 सेकेंड। किलो वॉट क्या होता है, किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। और हॉर्स पावर, आपके जो मोटर्स होते हैं वो हॉर्स पावर में होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर एचपी दैट इज 746 वॉट। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। उसके बाद है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मशीन है जिसमें लोड है कितना है, 750 न्यूटन, यानी कि 750 न्यूटन इस पे जो फोर्स लग रहा है, न्यूटन है तो फोर्स ही होगा। कितनी हाइट तक इसको ले गए हैं, 15 मीटर तक, यानी कि जाहिर सी बात है हाइट कितनी ले गए हैं, 15 मीटर तक। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें वर्क कितना हुआ, और साथ में ही आपको बताना है कि इसमें पावर कितना आया। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या करना है, फोर्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां पे आ जाएगा आपका वर्क। और पावर के लिए क्या करना है, वर्क जब आ गया, वर्क को टाइम से डिवाइड करना है। टाइम यहाँ पे कितना है, 5 सेकेंड, तो यानी कि 750 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 5, तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका पावर आ जाएगा। और यहां से 750 इंटू 15 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। बाकी का ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, जिससे आपको भी लगेगा कि आप क्लास में हो, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मूवी चल रही है।
उसके बाद यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, एक वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 100 kg टू एट हाइट 3 मीटर इन 10 सेकेंड। वर्क बताना है और पावर बताना है। वर्क के लिए देखो ये क्या है, मास है जो 100 kg है और ये कितनी हाइट तक ले जा रहा है, 3 मीटर तक ले जा रहा है। यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसके लिए क्या करना है, वेट इंटू हाइट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। वेट इंटू हाइट करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। वेट कितना है, वेट यहाँ पे देखो कितना है, mg, यानी कि 100g इंटू हाइट कितना है 3। अब g की वैल्यू क्या रख देना, 10 रख देना आप, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, वर्क मिल जाएगा। और पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम, वर्क कितना आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। और टाइम आपके पास कितना है 10 सेकेंड, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, पावर मिल जाएगा। तो बाकी की कैलकुलेशन आप खुद से कर लो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, वाटर पंप रेज्ड 60 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट 20 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप। यानी कि आप देखो यहाँ पे जो 60 लीटर है, लीटर क्या है, वॉल्यूम की, 60 लीटर क्या को अगर आप कन्वर्ट करो तो 60 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। और मास कितना है, अगर मास की बात करें तो मास ही तो हमें चाहिए, वेट निकालना पड़ेगा ना, वेट को ही लिफ्ट करेंगे तभी तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आएगी, एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाई टाइम, और यही क्या होता है, पावर। अब वर्क डन कितना होगा, वेट इंटू हाइट डिवाइड बाई टाइम कितना है आपके पास 5। अब वेट आ जाए और हाइट आ जाए, उसको 5 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाए, पावर मिल जाए। अब देखो वेट के लिए हमें मास की रिक्वायरमेंट है तो हमें मास निकालना पड़ेगा। और मास क्या होता है, अगर डेंसिटी की बात करें तो रो इज इक्वल टू m बाई वी होता है। तो यहां से जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा रो इंटू वी। अब डेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पे 1000 है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, 60 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 दोनों कैंसिल आउट हो, कितना आ गया 60 न्यूटन, सॉरी 60 केजी मास निकाले ना, तो 60 केजी आ गया। अब यहाँ पे 60 केजी अगर मास आ गया तो वेट निकालेंगे तो 60 इंटू जी करेंगे, 60 इंटू जी। और हाइट कितनी है, तो हाइट कितना है 20 मीटर, तो ये 20 हो गया और डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, पावर आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कैसे सॉल्व करना है, आप इसको ट्राई करें, सॉल्व करें खुद से। A woman pulls a bucket of water of total mass कितना है 5 kg from a well of 10 meter deep in 10 सेकेंड। बस वही बात, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या लेना है, वेट लेना है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। और वेट क्या होता है mg और हाइट तो h ही है। मास आपको गिवन है कितना 5, मास कितना है 5 और g कितना है 10 ले लो आप, और h कितना है जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, डिवाइड बाई क्या करना है 10। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो पावर क्या होता है बेसिकली, वर्क बाई टाइम। वर्क यहां से mgh निकल आएगा और टाइम के लिए जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है तो यहां से अगर ये अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मास कितना है 5 kg और हाइट कितना है 10 मीटर और टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब जोड़ दो आप तो क्या मिल जाता है आपको, मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसे क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि रेस्ट या मोशन की वजह से जिसमें जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन की वजह से कोई एनर्जी इसमें है तो उसे क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी।
So the energy of body due to its motion is called kinetic energy. So the ability of body to do work by virtue of its motion, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है मोशन की वजह से, तो उसमें जो एनर्जी है वो किस टाइप की है, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट है m मास का, v वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। अब सिंपल सी बात है, आप सोचते हो कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी है, जहां पे भी एनर्जी दिखेगी सारे यूनिट्स वगैरह सारी चीजें सेम रहेगी, किसकी, एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो जब भी एनर्जी का क्वेश्चन होगा उसमें जूल लिखोगे ऐसा यूनिट। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है, मास है बुलेट का। अब आपको मालूम है कि ग्राम में हमारा काम नहीं चलता, हमारा काम चलता है किलोग्राम में, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करेगा, किलोग्राम में। तो ये 100 ग्राम है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा, मास आ गया। वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि v कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया, हाफ mv स्क्वायर। अब m की वैल्यू ये वाली वैल्यू है और v की वैल्यू ये है, दोनों को पुट करके अगर आंसर निकालोगे तो वही आपको क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर मैं करके नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग बस बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे। तो आपको करना क्या है, जितनी भी चीजें मैं आपको क्वेश्चन जहां पे छोड़ रहा हूं ना, वहीं पे आपको नहीं छोड़ना है। कॉपी पे लेके यहाँ पे मास रख लेना, ये मास है और v क्या है, वेलोसिटी है, और उसका स्क्वायर करना है, सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है a 4 kg body is dropped from the top of the building of height 2.5 मीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है भाई, 4 मीटर, किसी बिल्डिंग की हाइट से फेंका और हाइट कितनी है, 2.5 मीटर। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी, जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एंड व्हाट इज द इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब जाहिर सी बात है, अगर ये 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर नहीं है, 4 केजी है ना, ये 4 केजी का ऑब्जेक्ट है, कितनी हाइट पे है, 2.5 मीटर हाइट पे है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो अगर मैं इसको सिंपली अगर एनर्जी से करता तो मैं यहाँ पे लिखता mgh, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, और यहां से m से m कैंसिल आउट कर देता, तो यहां से जो v आ जाता, v आप देख रहे हो ना, v वो कितना हो जाता है, √2gh, और g आपको मालूम है, h मालूम है, आपको क्या मिल जाती, वेलोसिटी। तो यहां से आपको √2gh करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, ये वाला। और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है, हाफ mv स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मास आपको गिवन है कितना है, 4 kg, ठीक है, यानी कि उसने जितना वर्क करेगा उतनी तो उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। वर्क कितना होगा, वेट इंटू हाइट, वेट कितना आ जाएगा आप इसका, mg कितना है, अगर वर्क आप देखो इसमें ये क्या है, वेट, ये वर्क है और ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, और इस चैप्टर के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। देखो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 128, तो यहां से हाफ इंटू मास कितना है, 4 इंटू v स्क्वायर, तो यहां से v तो निकालना है, सारी वैल्यूज आपके पास है, तो v आप इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना आता है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी भी बॉडी को आप लिफ्ट करते हो, यानी कि पोजीशन में चेंज करते हो या शेप में चेंज करते हो, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपके 9th में तो mgh का फॉर्मूला आपको याद रखना है। mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, किसकी वजह से है, ये बेसिकली ग्रेविटी की वजह से, किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। mgh पोटेंशियल एनर्जी, mgh आपको याद रखना है, बस 9th में इससे काम हो जाएगा।
ठीक है। ऑब्जेक्ट है, कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको उठा रहे हो तो आपको वेट के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा और ये यहां से यहां चला जाएगा, तो इसमें एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज ऑफ शेप। अगर कोई भी बॉडी है अपनी पोजीशन चेंज करता है या शेप चेंज करता है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, जैसे स्प्रिंग में एनर्जी होती है तो ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप h हाइट तक ले जाते हो उसमें क्या कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी दी जाती है, इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है स्प्रिंग में। और कोई ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाते हैं उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो अलग अलग क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg केप्ट एट हाइट 10 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया, mgh। मास गिवन है, g अगर गिवन नहीं है तो 10 ले लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m आपको 2 है इंटू 10 इंटू हाइट भी 10 है। इसको सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर होगा उसको जूल में लिख लेना, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, तो व्हाट इज द वर्क टू बी डन, इंक्रीज द वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। अभी मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वर्क डन कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब इसमें देखो जो हाफ है दोनों में कॉमन है, एम भी दोनों में कॉमन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसके लिए देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए और u की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू देखो कितनी है, 1500 kg। ये क्या है, m की वैल्यू है। u की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। u कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी किलोमीटर पर आवर में है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। यानी कि 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। v कितना है, v है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 इंटू 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकंड में। अब ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करोगे तो वर्क की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो भाई कुछ ना कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा। मैं सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इन लिफ्टिंग ए मास ऑफ 25 kg टू अ सर्टेन हाइट, देखो कोई भी मास है जिसको आपने लिफ्ट किया है, कितना लिफ्ट की मास है 25 kg, लिफ्ट किया कितनी हाइट तक, मान लो h हाइट तक लिफ्ट किया, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई, 1250 जूल। तो उसमें हाइट कितना लिफ्ट किया ये आपसे पूछा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, mgh कितना है, 1250 है। तो m कितना है आपको देखो 25 है, g आप 10 ले लो, यहां से h ले लो, ये कितना है 1250। तो h की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, जितनी भी वैल्यू h की आती है आंसर में लिख लेना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, ये क्वेश्चन सारे के सारे ट्राई करना है। और यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है, जो होती है वो होती है, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, और x क्या है, डिस्टेंस जो क्या हुई है, चेंज हुई है। तो x कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 2 न्यूटन पर मीटर।
तो ये वैल्यू देखो 5 को सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में लिखोगे और 2 को एज इट इज रख दोगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻², क्या आ जाएगा, जो क्या एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये माना जाता है, ये कहा जाता है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, ना तो क्रिएट होती ना तो डिस्ट्रॉय होती। क्या होता है एनर्जी, क्या हो जाता है, कन्वर्जन होता है। देखो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई ये बेस है, ग्राउंड है, ग्राउंड से मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका ऊपर, जब ऊपर फेंका तो इसमें ये अगर ग्राउंड लेवल इसको लो आप, तो यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0 है। अगर इसको आपने h हाइट तक ले गए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। यानी कि जब आप इसको फेंकोगे तो कुछ वेलोसिटी दोगे, और जब वेलोसिटी दोगे तो वेलोसिटी की वजह से इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब ये ग्राउंड पे है तो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब ये ऊपर जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और जिस एनर्जी से आपने इसको ऊपर भेजा है उस एनर्जी से वो एज नीचे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रांसफर होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे हीट एनर्जी, हीट एनर्जी किसकी वजह से होती है, जैसे फ्यूल वगैरह जब चलाते हो आप, पेट्रोल डीजल बनाते हो तो उससे हीट निकलती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल को रन करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एनर्जी। लाइट एनर्जी, जो लाइट आ रहा है उसकी वजह से एनर्जी। साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जैसे फूड्स वगैरह से आपको जो भी मिल गई। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। सो थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको नोट चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, जय मिश्रा फिजिक्स नाम से टाइप करेंगे, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा डायरेक्ट टेलीग्राम का, तो वहां से आप इस पूरे के पूरे सेशन का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।